कभी कभी किसी चीज का होना इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ठीक उसी चीज का नहीं होना और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड डीके झा, केमिस्ट्री फैकल्टी। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन योर चैनल केमिस्ट्री फंडा। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. In organic chemistry, we are going to discuss about general organic chemistry GOC with complete perspective for IIT JEE Mains and Advanced Examination 2025. आखिर IIT चाहता क्या है? आज हमारी चर्चा इसी पे शुरू होने जा रही है. Let us continue right now. Welcome back. Organic chemistry ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके, जैसे कि आप नाम से देख रहे हो कि यहां पे नाम में ही लिखा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इसका मतलब हो गया, यदि हम यहां पे देखें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ओके, अब यदि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहले हमारे पास जैसे हमने लिया इथेन की C2H6. कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम एग्जांपल ले रहे हैं यहां पे. जैसे हमारे पास है इथेन. इथेन के बाद मान लो हमारे पास है इथीन C2H4. देन हम ले लेते हैं इथाइन C2H2. ओके, फिर हम ले लेते हैं अल्काइल हैलाइड RX. ओके, अल्कोहल ROH. अल्डिहाइड RCHO. कीटोन R2CO. फिर हमने ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH. एस्टर RCOOR. एसाइल कंपाउंड RCOCl. अल्केनोइक एनहाइड्राइड RCOOR. ठीक है, कुछ और कंपाउंड यहां पर हम ले रहे हैं. जैसे कि मान लो हमने लिया बेंजीन C6H6. हमने ले लिया फिनॉल C6H5OH. हमने लिया टॉलुइन CH3. हमने ले लिया एनिलीन, यहां पे लगा दो NH2. हमने ले लिया बेंजल्डिहाइड, यहां पे आप लगा लो CHO. हमने ले लिया बेंजोइक एसिड, यहां पे हमने लगा दिया COOH एटसेट्रा. हम यहां पे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल लिखे हैं. गौर करके यदि आप यहां पे देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि ये सारे जो कंपाउंड है, इसमें से यदि आपको पूछा जाए कि व्हिच एलिमेंट इज कॉमन, इस सब में से कॉमन एलिमेंट कौन है जो सब में मौजूद है, जो सब में अवेलेबल है, तो पता चल रहा है कि वो है कार्बन. कौन सा है कॉमन एलिमेंट? कार्बन. दैट मीन्स व्हाट कि केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बता सकते हैं कि ये केमिस्ट्री ऑफ कार्बन. केमिस्ट्री ऑफ कार्बन. तो ठीक है, तो यहां पे तो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका हम ले लेते हैं कि ये हो गया केमिस्ट्री ऑफ कार्बन. केमिस्ट्री ऑफ कार्बन. अच्छा, कार्बन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो सबसे पहले कार्बन के बारे में देख लो कि 6C12. बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूं, जीरो लेवल से लेके चल रहा हूं. 6C12. एटॉमिक नंबर कितना है? 6. मास नंबर कितना है? 12. तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ये है 6 और मास नंबर
ये है बेटा 12, मास नंबर कितना है 12। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो इट विल बिकम 1s2 2s2 2p2। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2 + 2 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 4। अब हम बात करते हैं वैलेंसी की, वैलेंसी भी 4। तो ये जो हमने लिखा ये कार्बन की जनरल प्रॉपर्टी थी कि एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, वैलेंसी भी 4 आ गया आपका, वैलेंसी भी आपका 4 आ गया। ठीक है, अब हम थोड़ा प्रॉपर्टी को ऊपर उठाते हैं, नोट कर लो आप लोग। तो जब हम कार्बन की जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में देख लिए, अब हम थोड़ा सा लेवल को उठाए। फर्स्ट पॉइंट कि कार्बन फॉर्म्स मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड, कार्बन मैक्सिमम क्या बनाता है बेटा, कार्बन मैक्सिमम कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। कोवेलेंट कंपाउंड बनाने का यहां पर मतलब हो गया कि कंपाउंड फॉर्म बाय कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि जो कि शेयरिंग से बनता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 99.99% रिएक्शन जो है ये शेयरिंग वाले कंपाउंड का ही है। तो कार्बन फॉर्म्स मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड, 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमें हाइब्रिडाइजेशन यूज होता है, मेनली 3 ही हाइब्रिडाइजेशन यूज होता है कार्बन का, sp3, sp2 एंड sp। तो कार्बन फॉर्म्स मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड, 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट पे आ जाओ, कार्बन शोज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन शोज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अब कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हम लोग डिस्कशन करेंगे जेईई एडवांस के पर्पज से, कि कैपेसिटी टू फॉर्म बॉन्ड इटसेल्फ इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में बॉन्ड को फॉर्म करने की जो क्षमता होती है, दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन प्रॉपर्टी। बट कैटिनेशन प्रॉपर्टी इज नॉट क्लियरली अंडरस्टूड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट एनीवे, तो कार्बन शोज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। थर्ड पॉइंट, कार्बन शोज 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। कार्बन शो 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कार्बन शो 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब कौन कौन, यहां पे देखो कि जितने सारे सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं वो sp3 होंगे। तो यहां पे पॉइंट लिख लो कि ऑल सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स, ऑल सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स आर इन sp3। इनका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3। ऑल सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स आर इन sp3। ओके, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स आर इन sp2। जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स होंगे उसके हाइब्रिडेशन क्या लेंगे sp2। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम्स आर इन sp। जितने सारे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं उसके हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp।
तो सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स sp3, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स sp2 एंड ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम्स आर इन sp। ओके, कुछ एग्जांपल भी यहां पे लेते हैं कि हमने लिया CH3। अब ये देखो कि ये जो कार्बन एटम्स हैं आपके पास, ये क्या है कि सिंगल बॉन्डेड है, तो सिंगल बॉन्डेड है तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3। फिर ये जो कार्बन एटम्स आप देख रहे हैं ये भी सिंगल बॉन्डेड है, तो इसका भी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3। ठीक है, अब सेकेंड एग्जांपल ले लो कि जैसे हमने लिया इथाइलिन या इथेन C2H4, यहां पर ये जो कार्बन एटम्स हैं ये डबली बॉन्डेड है, तो ये sp2, ये कार्बन एटम्स डबली बॉन्डेड है sp2। अच्छा, हम नेक्स्ट एग्जांपल जैसे ले रहे हैं कि HC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहां पर जो आप कार्बन एटम देख रहे हो ये ट्रिपल बॉन्डेड है, तो ट्रिपल बॉन्डेड में हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp, तो इसका भी हाइब्रिडेशन sp और इसका भी हाइब्रिडेशन sp आ जाएगा। क्या आ जाएगा sp। अच्छा, एक कंडीशन हो सकता है कि जब कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड लग जाए तो हाइब्रिडेशन sp लेना है। क्यों, कैसे, कब, कहां, ये मैंने केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ हूं, तुम लोग वीडियो देख लेना। तो कार्बन के दोनों तरफ यदि डबल बॉन्ड लग जाए तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp। दोनों तरफ डबल बॉन्ड लगने का मीनिंग क्या हो गया कि जैसे आपने लिया CO2, जैसे आपने लिया CH2, इस कंडीशन में इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp। ठीक है, नोट डाउन। ठीक है, अब यहां पे बच्चों हम देख रहे हैं कि जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जनरली इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो जेईई मेन में ज्यादा पूछा जाएगा कि जैसे हमने एग्जांपल लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर यहां पे ले लिया C ट्रिपल बॉन्ड C और यहां पे लगा दिया C4H9, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हर एक कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालो। क्या निकालो, हाइब्रिडाइजेशन। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट कि ये जो कार्बन एटम है ये क्या है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं, तो ये जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं जिसके हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। अच्छा, ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं, अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि डबल बॉन्डेड का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp2। ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं, इसके हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp2। ओके, अच्छा, ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम्स है, इसके हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp। ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम्स है, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp। ओके, अब यहां पे C4H9 है, मतलब यदि गौर करके तुम देखो तो CH2 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 CH3, तो हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा यहां पे sp3। तो ये इसका आंसर हो गया। तो जेईई मेन में पूछे, जहां कहीं भी पूछे तुम इसका जवाब दे सकते हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहां पे एस कैरेक्टर, कि हम एस कैरेक्टर किसे कहते हैं। अब एस कैरेक्टर के बारे में जान लो कि हाइब्रिडाइजेशन में एस का यूज होता है, तो किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में एस का जो परसेंटेज होगा, किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में जो एस का हिस्सा होगा, जो एस का कंट्रीब्यूशन होगा, दैट इज कॉल्ड एस कैरेक्टर। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ s orbital, contribution of s orbital in the hybridization, contribution of s orbital in the hybridization is called s character, is called s character। किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में s का जो परसेंटेज होगा, s का जो हिस्सा होगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, s कैरेक्टर। उसको हम क्या बोलेंगे, s कैरेक्टर। जैसे कि आप यहां पे देखो कि हमने लिया sp3, तो sp3 में 3p एटम्स हैं और 1s एटम है, तो 3p और 1s, तो टोटल कितना हो गया 4। इस 4 में s का परसेंटेज कितना है, s का कंट्रीब्यूशन कितना है, s का हिस्सा कितना है, तो 25%। 4 में 1 है तो ये हो गया आपका 25%। 25%। ओके, नाउ व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट sp2, आप यदि sp2 की बात करते हैं तो यहां पे 2 p एटम है और एक s एटम है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 3। और इस 3 में s का परसेंटेज कितना है, s का हिस्सा कितना है, 33.3%।
यदि हम sp की बात करते हैं, sp में 1s है और 1p है तो टोटल 2 हुआ, और 2 में s 1 है तो 50%, तो यहां पर s कैरेक्टर हो जाएगा 50%। तो s कैरेक्टर होता है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ s ऑर्बिटल, कंट्रीब्यूशन ऑफ s ऑर्बिटल इन द हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड s कैरेक्टर। यहां पे sp3 है, s कैरेक्टर कितना है 25%, यहां पर sp2 है, s कैरेक्टर कितना है 33.3%, यहां पे sp है, s कैरेक्टर कितना है 50%। नोट डाउन। तो अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जब अभी हमने पढ़ा कि sp3, तो हमने sp3 लिया, फिर हमने लिया यहाँ पे sp2, ओके, फिर हमने लिया sp। तो यहाँ पर जो s कैरेक्टर था ये कितना था, यहाँ पर s कैरेक्टर था आपका 25%, यहाँ पे s कैरेक्टर कितना है 33.3%, और यहाँ पर s कैरेक्टर है 50%। तो गौर करके देखो कि जब तुम लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो s कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ओके। अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कशन करा था कि ऑल सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स आर इन sp3। अब उल्टा सोचो, sp3 एटम्स आर सिंगल बॉन्डेड, यदि हम इस तरीके से सोचे तो ये सिंगल बॉन्डेड है, sp2 एटम्स आर डबल बॉन्डेड, sp एटम्स आर ट्रिपल बॉन्डेड, ओके। हम जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है, लार्जर होता है देन डबल बॉन्ड देन ट्रिपल बॉन्ड। तो आप क्या देख रहे हो कि बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर रहा है, लेकिन एस कैरेक्टर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो दोनों के बीच में मैथमेटिकली एक रिलेशन आ गया कि जैसे जैसे एस कैरेक्टर इंक्रीज करेगा बॉन्ड लेंथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहां पर आप एक रिलेशन लिख सकते हैं कि एज एस कैरेक्टर इंक्रीजेज, एज एस कैरेक्टर इंक्रीजेज, as s character increases bond length decreases, bond length decreases। जैसे जैसे s कैरेक्टर इंक्रीज करेगा बॉन्ड लेंथ क्या करता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। अच्छा, यदि इसको आप फिजिकली इंटरप्रेट करना चाहते हो तो आप ऐसे सोचो कि ये न्यूक्लियस है और ये एटम है, न्यूक्लियस के सबसे नजदीक में कौन होता है, s, उसके बाद कौन आएगा, p। यदि s कैरेक्टर ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज है, इलेक्ट्रॉन इज टाइटली हेल्ड अप बाय न्यूक्लियस, और टाइटली हेल्ड अप है तो इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस का डिस्टेंस क्या है, कम है। इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस का डिस्टेंस कम है, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, छोटा हो गया। तो इसको फिजिकली आप ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। अच्छा, जब आप आईआईटी एग्जाम की बात करते हो, व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट आईआईटी जेईई एग्जामिनेशन, चाहे वो मेंस एग्जाम हो या एडवांस एग्जाम हो, तो वो यहीं पे नहीं रुकता है। आखिर आपको देखना पड़ेगा कि आईआईटी चाहता क्या है, आखिर एक्चुअली में आईआईटी क्या चाहता है। इसको समझने के लिए एक पॉइंट मैं यहां पे ले रहा हूं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सिंगल बॉन्ड, यहां पे हमने लिया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, और यहां पर हमने ले लिया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो, एक साइंटिस्ट हुआ करता है कुलम्ब्स, कुलम्ब्स ने बताया था कि F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, डिस्टेंस का। यदि सबका चार्जेस सेम मान लो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, डिस्टेंस का। मतलब जिसके बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, उतना कम है। तो आप बता सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सिंगल बॉन्ड इज लेस देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इज लेस देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। अब आप यहां पे देखिए कि यदि सिचुएशन हमने कुछ ऐसा ले लिया कि जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसी बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से ही वैरी करता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा है बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो आप यहां पे ये भी बोल सकते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड इज लेस देन बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ डबल बॉन्ड इज लेस देन बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। नाउ हम एक अनदर टर्म की बात कर रहे हैं, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज, ईदर इन द फॉर्म्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी और इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी।
चाहे तो आप बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी के फॉर्म में उसको एक्सप्लेन कर दो, या आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के फॉर्म में उसको एक्सप्लेन करो। क्या होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? कि एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोलिक्यूल ऑफ बॉन्ड, एक मोलिक्यूल बॉन्ड को ब्रेक करने में जितना एनर्जी लगेगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और इन अनदर वे, यदि आप बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी के फॉर्म में एक्सप्लेन करना चाहते हो तो वो क्या हो जाएगा कि एनर्जी प्रोड्यूस या एनर्जी रिलीज व्हेन वन मोलिक्यूल ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म, जब एक मोलिक्यूल बॉन्ड बनता है तो जितना एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। एनीवे, कि बॉन्ड एनर्जी जो होता है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिंगल बॉन्ड इज लेस देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ डबल बॉन्ड इज लेस देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड एनर्जी ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। नट सेल में यदि हम बात करें, यदि सबको हम एक साथ ले लेते हैं तो यहां पे देखो कि एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं एक टर्म यहां पे नहीं बताया हूं, केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कशन करा था कि एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। This is directly proportional to bond strength. This is directly proportional to bond energy. This is directly proportional to bond order. And all are inversely proportional to bond length. और सब के सब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ का। तो यदि आप नट सेल में बात करो कि आईआईटी क्या चाहता है, आखिर आईआईटी चाहता क्या है, यदि आप इस हिसाब से सोचते हो, व्हेनेवर आई एम, तो आप देख लो कि एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर एंड ऑल आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। इसमें दो टर्म है, एक बॉन्ड ऑर्डर है और एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जिसका डिस्कशन मैंने केमिकल बॉन्डिंग में करा था। यहां पर भी आगे इस चैप्टर में तो कई बार घूम करके आएगा ही। तो चलो, तो अभी तक जो पढ़ा इसको हम नट सेल में समेट लेते हैं। नट सेल में यदि हम बात करें तो देखो आखिर आईआईटी क्या चाहता है, व्हाट आईआईटी वांट्स, ये तुम्हें समझना बहुत जरूरी है कि sp3 sp2 sp एस कैरेक्टर, अब जब जा रहे हो लेफ्ट से राइट तो एस कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। एस कैरेक्टर बेटा इंक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑफ सिंगल बॉन्ड इज लेस देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इज लेस देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड इज लेस देन डबल बॉन्ड इज लेस देन ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिंगल बॉन्ड इज लेस देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ डबल बॉन्ड इज लेस देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। तो ऑल इन ए नट सेल की एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी एंड ऑल आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ओके, तो आज के टॉपिक में मैंने यहां तक देखा। अगली क्लास में हम देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। Thank you for nice cooperation. Sorry for disturbance. Classes will be continued according to schedule. Okay, bye. And don't forget to subscribe the channel for further benefit. Go and enjoy. Okay.